आइए प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। कह रहा है किसी 200 मीटर ऊंची खड़ी चट्टान के किनारे से दो पत्थरों को एक साथ ऊपर की ओर 15 मीटर प्रति सेकंड तथा 30 मीटर प्रति सेकंड की प्रारंभिक चाल से फेंका जाता है। कोई खड़ी चट्टान है और उसकी ऊंचाई 200 मीटर है, तो उस खड़ी चट्टान के किनारे से फेंका जाता है। इसका सत्यापन कीजिए कि नीचे दिखाया गया चित्र पहले पत्थर के सापेक्ष दूसरे पत्थर की आपेक्षिक स्थिति का समय के साथ परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। वायु के प्रतिरोध को नगण्य मानिए और यह मानिए कि जमीन से टकराने के बाद पत्थर ऊपर की ओर उछलते नहीं। मान लीजिए g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्राफ के रेखीय व वक्रीय भागों के लिए समीकरण लिखिए। तो कुल मिलाकर के 200 मीटर ऊंची चट्टान है, उसके दो किनारे हैं, दोनों किनारों से दो पत्थर फेंके गए हैं। चट्टान के किनारे से दो पत्थर फेंके गए हैं। एक हमारा 15 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका गया है और चाल से, और दूसरा 30 मीटर। तो ये नीचे ग्राफ दिया गया है, इसको सत्यापित करना है कि पहले पत्थर के सापेक्ष दूसरे पत्थर की आपेक्षिक स्थिति का समय के साथ परिवर्तन प्रदर्शित करता है नहीं। वायु के प्रतिरोध को नगण्य मानना है, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो जो हमको दिया गया है पहले उसके बारे में जान लेते हैं। चट्टान के किनारे की ऊंचाई 200 मीटर है, तो x0 जो है 200 मीटर, क्योंकि 200 मीटर ऊंची चट्टान है, वहीं से फेंका जा रहा है, इसलिए इसको 0 ही माना है। त्वरण हमारा 9.8 है, यहाँ पर 10 दिया गया है, तो त्वरण को 10 मीटर पर सेकंड मान लिया है। अब चूंकि पत्थर ऊपर की ओर फेंके जा रहे हैं और g पृथ्वी के आकर्षण के द्वारा उत्पन्न हुआ है, तो वो नीचे की ओर है, इसलिए इसको निगेटिव लिखा गया है। अब पहले पत्थर के लिए अब देखें, यहाँ पर x2 माइनस x1 मीटर मतलब स्थिति और समय ग्राफ है, एक तरह से स्थिति और समय ग्राफ। तो इसके हिसाब से हमको बताना है। तो पहले पत्थर के लिए जो पहला पत्थर है उसका वेग u1 जो है हमारा 15 मीटर पर सेकंड हो गया। अब देखिए समीकरण अगर पृथ्वी से देखा जाए तो समीकरण अगर हम लगाएंगे तो गति का दूसरा समीकरण यहाँ पर लगेगा, क्योंकि ऊंचाई है, यानी ऊंचाई को ही दूरी मान सकते हैं। तो x1 बराबर फार्मूला हमारा होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, लेकिन x0 प्लस में लिया गया है इसलिए क्योंकि ये चट्टान की ऊंचाई है, इतने ऊंचाई से फेंका जा रहा है। तो 200 प्लस u हमारी 15 मीटर पर सेकंड है, t प्लस हाफ ये हमारा गुरुत्वीय त्वरण है जो -10 लिया गया है, क्योंकि ये वेग ऊपर को है और ये नीचे को, इसलिए निगेटिव साइन लगाया गया। टी स्क्वायर फार्मूले में है, इसको सॉल्व किया गया तो सॉल्व करने पे आ गया x1 बराबर 200 प्लस 15t माइनस 5t स्क्वायर। ये समीकरण 1 हो गया। जब पत्थर जमीन से टकराता है तब x1 बराबर 0। अब देखिए जब पत्थर जमीन से टकराएगा तो जो चट्टान थी वो तो 200 मीटर ऊंची थी, वहां से फेंका गया, लेकिन अब जब ये जमीन से टकरा जाएगा तो ये जो 200 मीटर चट्टान की ऊंचाई है, जब पत्थर जमीन पे आ जाएगा तो ये 0 हो जाएगी। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, 0 बराबर 200 प्लस 15t माइनस 5t स्क्वायर। इसी में यहाँ पे 0 रख दिया जब पत्थर जमीन से टकराएगा। तो अब इसको सॉल्व करने पे t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 40 बराबर 0 आ गया, क्योंकि 5 का इसमें भाग दे दिया गया। तो ये 200 हमारा 40 हो गया। ये इस तरह हो गया t स्क्वायर, ये 5 का भाग दिया तो 3t बचा, यहाँ पर t बचा तो t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 400 बराबर 0।
अब इसको इस तरह इसलिए लिखा कि पूरे में माइनस का गुणा कर दिया, तो माइनस का किया तो ये 200 माइनस में हो गया और 5 से भाग दिया तो 5 चौको 20 40 हुआ और माइनस का गुणा किया तो प्लस वाला माइनस हो गया, ये प्लस वाला भी माइनस हो गया और माइनस वाला प्लस हो गया तो ये आ गया हमारा 0। अथवा टी स्क्वायर माइनस, अब इसको देखिए दो भाग में तोड़ दिया तो हमको ऐसे तोड़ना है कि ये आए 3te, तो माइनस 8t लिखा प्लस 5t माइनस 4t, अगर इसको घटाएंगे तो 8t में 5t घटाएंगे तो माइनस 3t ही है। इसको ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि अब देखिए इसमें हम कॉमन ले लेंगे t, तो ये कोष्टक में बचेगा t माइनस 8 प्लस इसमें कॉमन लेंगे 5 तो ब्रैकेट में बचेगा t माइनस 8 बराबर 0 हो जाएगा। इससे हमको t का मान निकालने में आसानी रहेगी। अब t माइनस 8 t प्लस 5 बराबर 0 हो गया, तो अब इसको सॉल्व करने पर t बराबर आ गया हमारे पास 8 सेकेंड। अब इसको देखिए कैसे किया है, t माइनस 8 इसमें भी है, t माइनस 8 इसमें भी है, तो t माइनस 8 कॉमन ले लिया है। जब t माइनस 8 कॉमन ले लेगा तो ब्रैकेट में केवल t प्लस 5 ही बचेगा, तो t प्लस 5 बराबर 0 हो गया। अब देखिए आगे इसने कैसे किया है, इसको हम बता दे रहे हैं। ये t माइनस 8 इक्वल टू 0 अपान t प्लस 5 हुआ। ये जब इधर आ जाएगा तो गुणा वाला इधर भाग में चला जाएगा। अब इसमें 0 में किसी चीज का भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, तो t माइनस 8 बराबर ये पूरा 0 हो जाएगा, तो t बराबर 8 सेकेंड आ जाएगा। ये इतना आ गया। अब अगर इसको इधर ले जाएंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो t प्लस 5 बराबर 0 हो जाएगा, तो t बराबर आ जाएगा माइनस 5 सेकेंड। अब देखिए दो आया आंसर हमारे पास, एक t बराबर 8 सेकेंड आया, एक t बराबर माइनस 5 सेकेंड। अब चूंकि समय हमारा ऋणात्मक संभव नहीं है, समय कभी ऋणात्मक नहीं होता, इसका मतलब ये वाला हमारा नहीं लिया जाएगा, केवल ये लिया जाएगा। तो परंतु t बराबर माइनस 5 सेकेंड संभव नहीं है, अतः जमीन से टकराने में लगा समय कितना आ गया, t बराबर 8 सेकेंड। अब देखिए दूसरे पत्थर के लिए उसी प्रकार से हम निकालेंगे। तो दूसरे पत्थर की चाल u2 30 मीटर पर सेकंड दी गई है। अब समीकरण h2 बराबर h0 प्लस u2t प्लस हाफ at स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि गति के समीकरण का दूसरा समीकरण है। तो इसको लगा दिया, तो 200 मीटर ऊंची मीनार है प्लस चाल दूसरे पत्थर की 30 मीटर पर सेकंड है। t का गुणा रहेगा हाफ, गुरुत्वीय त्वरण हमारा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। क्योंकि वस्तु ऊपर को फेंकी जा रही है, गुरुत्वीय त्वरण नीचे को लग रहा है, ऊपर को पॉजिटिव लिए हैं, इसलिए नीचे वाले को निगेटिव लेना पड़ेगा, तो निगेटिव 10 लिखा गया। t स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व किए तो 200 प्लस 30t माइनस 5t स्क्वायर आ गया। जब पत्थर जमीन से टकराता है तब इसमें x2 बराबर 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर 200 प्लस 30t माइनस 5t स्क्वायर, तो t स्क्वायर माइनस 6t माइनस 40 बराबर 0। अब इसी तरह इसको 6t को भी दो भाग में तोड़ेंगे, तो 10t प्लस 40 लिखा गया। अब 10t माइनस में है प्लस 40 है, इसको घटाएंगे तो माइनस 60 ही आ जाएगा, इसका मतलब सही लिखा है। अब इन दोनों में t कॉमन ले लिए तो t माइनस 10 हो गया, प्लस इसमें 4 कॉमन लिए तो t माइनस 10 हो गया बराबर 0। अब इस दोनों में t माइनस 10 कॉमन ले लिए तो ये ब्रैकेट में बचा t प्लस 4, तो ये आ गया 0। अब t बराबर इसको भी सॉल्व किया गया उसी तरह जैसे ऊपर सॉल्व किए थे, तो t बराबर आएगा, अब ये पूरा इधर चला जाएगा तो ये t बराबर उधर जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो t बराबर 10 सेकेंड आएगा। और जब इसके हिसाब से निकालेंगे तो ये पूरा इधर चला जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा, तो ये 4 जब इधर जाएगा तो माइनस में आएगा, तो t बराबर माइनस 4 सेकेंड होगा। अब चूंकि ऋणात्मक मान संभव नहीं है समय का, इसलिए t बराबर 10 सेकेंड हमारा सही है। अब देखिए
तो t बराबर -4 सेकेंड संभव नहीं है, इसलिए जमीन से टकराने में लगा समय t बराबर 10 सेकेंड है। 10 सेकेंड है हमारा। अतः समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर अब जो है ये समीकरण 1 है, देखिए जो हमने निकाला जिसके हिसाब से 8 सेकेंड आया था, और ये हमारा समीकरण 2 है। अब कह रहा है कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे, जब समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो घटाने पर x2 - x1 बराबर 15t आ जाएगा। इसमें से इसको जब घटाएंगे, घटा के देखिएगा ये समीकरण 1, तो x2 में जब समीकरण 2 में समीकरण 1 घटाएंगे तो x2 - x1 बराबर 15t आ जाएगा। ये सब कट जाएगा, ये सब कट जाएगा, तो 15t आ जाएगा। x2 - x1 बराबर 15t। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए x2 - x1 बराबर 15t आ जाएगा, बाकी ये सब कट जाएगा। तो x2 - x1 दूसरे पत्थर की पहले पत्थर के सापेक्ष स्थिति को प्रदर्शित करता है। x2 - x1 दूसरे पत्थर की पहले पत्थर के सापेक्ष, ये देखिए दूसरा है पहला, तो दूसरे पत्थर की पहले पत्थर के सापेक्ष स्थिति को प्रदर्शित करता है। दूसरे पत्थर का पहले पत्थर के सापेक्ष वेग दूसरे का, तो u2 - u1 होगा। जिसका निकालना होता है उसका पहले, जिसके सापेक्ष निकालना होता है उसका बाद में। तो u21 हो जाएगा। u2 मतलब दूसरे पत्थर का पहले पत्थर के सापेक्ष वेग, दूसरे का 30 मीटर पर सेकंड है, पहले का 15 मीटर पर सेकंड है, तो ये आ गया 15 मीटर पर सेकंड। इसलिए समय t बराबर 8 सेकंड पर दोनों पत्थरों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? x2 - x1 बराबर 15 × 8 बराबर 120 मीटर। समय t बराबर 8 सेकंड पर दोनों पत्थरों के बीच की अब दूरी है, तो दूरी निकालना है, तो x2 - x1 15t आया था, तो 15 × t 8 सेकंड था दोनों पत्थरों के बीच की दूरी। समय t बराबर 8 सेकंड पर दोनों पत्थरों के बीच की दूरी कितना होगी? अब ये देखिए दोनों पत्थरों के बीच की दूरी t बराबर 8 सेकंड पर आई है, जितने में पहला वाला पत्थर जो है यहाँ पर देखिए t बराबर 8 सेकंड जब पत्थर जमीन से टकराता है पहला वाला, तो समय कितना लगा? 8 सेकंड। तो 8 सेकंड में दोनों पत्थरों के बीच की दूरी 120 मीटर है। अब देखिए यहाँ पर समीकरण 3 ये जो है एक सरल रेखा का समीकरण है। अतः ग्राफ का t बराबर s तक भाग OA एक सरल रेखा है। ग्राफ देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए नाम नहीं दिया गया है, ये बिंदु O होगा और ये A होगा, तो O से A तक सरल रेखा है, और ये समय अगर यहाँ पर हम नीचे डॉट डॉट लाइन करके खींच के ले जाएं तो ये 8 सेकंड पर आएगा। तो 8 सेकंड पर एक सरल रेखा है, क्योंकि वो जो फार्मूला है वो सरल रेखा के लिए। ये जो फार्मूला है x2 - x1 120 मीटर जो है। अब देखिए इसकी ऊंचाई जो है ये देखिए 120 मीटर तक लिया गया है x2 - x1। 120 मीटर तक सीधी रेखा है, और 8 सेकंड तक क्योंकि सरल रेखीय समीकरण है तो सरल रेखा है। अब इसके बाद देखते हैं। समीकरण 3 एक सरल रेखा का समीकरण है। ये तक ग्राफ O एक सरल रेखा है। समय t बराबर 8 सेकंड पर पहला पत्थर जमीन से टकराता है, जैसा हमने ऊपर निकाला है।
इस समय दोनों पत्थरों के बीच की दूरी x2 - x1 अधिकतम अर्थात 120 मीटर है। जैसा ही हमने निकाल लिया। अब 8 सेकंड बाद, क्योंकि 8 सेकंड में पहला पत्थर टकराता है, इसका मतलब दूसरा वाला अभी ऊपर ही है, क्योंकि दूसरे वाले के लिए 10 सेकंड लगे। तो अब वो 2 सेकंड बाद पृथ्वी से टकराएगा। तो दूसरे पत्थर के लिए, अब दूसरे पत्थर के लिए x2 - x1 बराबर x0 प्लस दूसरे पत्थर की चाल पहले के सापेक्ष u21t प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ये आ गया x0 हमारा 200 मीटर है, क्योंकि ये 200 मीटर ऊंची मीनार है, और u21 दूसरे के सापेक्ष पहले का जो वेग है वो 15 मीटर पर सेकंड आया है। t प्लस हाफ और g हमारा -10 है, और t स्क्वायर। तो सॉल्व करने पे आ गया 200 प्लस 15t माइनस 5t स्क्वायर, यानी x2 - x1। यह एक परवलय का समीकरण है। अब ये देखिए जो समीकरण निकल के आया, ये परवलय आकार समीकरण है। परवलय का आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब प्रक्षेप गति पढ़ोगे आप तब वहां पर मिलेगा, पैराबोलिक पाथ जब पढ़ेंगे। तो चूंकि देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, इसलिए ये ग्राफ ऐसे करके आया है। ऊपर देखेंगे तो ये परवलय का समीकरण है। अतः ग्राफ का परवलयाकार भाग AB दूसरे पत्थर का पहले पत्थर के सापेक्ष 8 सेकंड से 10 सेकंड तक सापेक्ष स्थिति को प्रदर्शित करता है। अतः दिया गया ग्राफ दूसरे पत्थर के पहले पत्थर के सापेक्ष स्थिर समय ग्राफ को पूर्णतः प्रदर्शित करता है। अतः दिया गया ग्राफ दूसरे पत्थर के पहले पत्थर के सापेक्ष स्थिर समय ग्राफ को पूर्णतः प्रदर्शित करता है। मतलब एकदम सही ग्राफ बना हुआ, क्योंकि ये परवलयाकार है। 8 सेकंड के बाद 10 सेकंड तक जब तक दूसरा पत्थर गिरता है, तो यहाँ पर देखिए परवलयाकार पाथ ऐसे बनाया गया है 8 से 10 सेकंड के लिए। इसका मतलब ये समीकरण एकदम सही है। जो ग्राफ बनाया गया वो एकदम सही। अब प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। कह रहा है किसी निश्चित दिशा के अनुदिश चल रहे किसी कण का चाल समय ग्राफ चित्र में दिखाया गया है। चाल समय ग्राफ कण द्वारा a बराबर t बराबर 0 से t बराबर 10 सेकंड पर, जो a है 0 से 10 सेकंड के लिए, b 2 से 6 सेकंड के लिए, यहाँ कहीं 2 होगा, यहाँ कहीं 6 होगा, के बीच तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। a तथा b में दिए गए अंतरालों की अवधि में कण की औसत चाल। तो a और b में जो 0 से 10 सेकंड और 2 से 6 सेकंड के बीच कितना दूरी चलेगा वो बताना है, और a और b के बीच जो समय अंतराल है उसमें कण की औसत चाल बताना है। तो किसी वस्तु द्वारा दिए गए समय अंतराल में तय की गई दूरी चाल समय ग्राफ तथा समय अक्ष के बीच घिरी आकृति के क्षेत्रफल के बराबर होता है। किसी वस्तु द्वारा दिए गए समय अंतराल में तय की गई दूरी चाल समय ग्राफ तथा समय अक्ष के बीच घिरी आकृति के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो ये ध्यान देना है। वो खुद बता दे रहा है क्वेश्चन में कि किसी वस्तु के द्वारा दिए गए समय अंतराल में दी गई दूरी जो है, तय की गई दूरी चाल समय ग्राफ तथा समय अक्ष के बीच घिरी आकृति, मतलब जैसे त्रिभुज है तो घिरी आकृति जो है क्षेत्रफल के बराबर जो होगी वही चाल समय ग्राफ को हमारे बताएगी। तो इसको देखते हैं। ये मतलब जो ग्राफ ये क्षेत्रफल है ये तय की गई दूरी को बताएगा, अगर चाल समय ग्राफ है तो। पीछे हम लोग एनसीईआरटी में पढ़ चुके हैं। तो अब देखिए कण द्वारा समय अंतराल t बराबर 0 से t बराबर 10 सेकंड के बीच तय की गई दूरी त्रिभुज OAB, इसका नाम भी नहीं लिखता है, ये त्रिभुज OAB, इसको देखते हैं कहीं गड़बड़ ना हो जाए। इंग्लिश वाली बुक में देखते हैं। तो इंग्लिश वाली बुक से हम बताए दे रहे हैं, इसमें थोड़ा ज्यादा क्लियर है। सबसे पहले देखिए डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल,
वस्तु जो हमारा कण है, पार्टिकल है, उसके द्वारा कितनी दूरी तय की गई, तो वो हो जाएगा एरिया अंडर द गिवन ग्राफ। जो ग्राफ है इसका क्षेत्रफल जैसा यहाँ पर दिया गया। तो अब ये क्षेत्रफल इसका निकालना है, तो इसका फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे लंब। तो आधार हमारा ये हो गया और लंब ये हो जाएगा जो डालेंगे इस पर, ये लंब। ये तो 1/2 ये फार्मूला होता है, इसको लिखे दे रहे हैं, बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे लंब, बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो ये हमारा त्रिभुज है, तो त्रिभुज के लिए फार्मूला लगता है। त्रिभुज का ही क्षेत्रफल होगा, तो क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे लंब। तो आधार देखिए 0 से 10 है, तो अब 10 में 0 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 - 0, मतलब कितना है इसकी दूरी वो निकालना है। तो 10 में 0 घटाएंगे उतना होगा। और लंब कितना है, यहाँ से लेके 12 तक है, तो 12 में 0 घटाएंगे। इसको यहाँ मत मानिएगा, ये है, ये चीज है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा ये दूरी, तो 12 - 0 हो जाएगा। तो 12 - 0, इसको सॉल्व किया तो आ गया 60 मीटर। ये 60 मीटर आ गया। देखिए अब एवरेज स्पीड निकालना है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी 60 मीटर आ गई। समय हमको 10 सेकंड लग रहा है। यहाँ पर देखिए 0 से 10 सेकंड, तो 10 सेकंड के बीच निकालना है, तो 6 मीटर प्रति सेकंड हमारा औसत चाल आ गई। अब कह रहा है लेट S1 and S2 बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन टाइम। अब जो है अगर जो है कह रहा है यदि S1 और S2 जो है वो दूरी है जो पार्टिकल के द्वारा कवर की जा रही हैं t बराबर 5 सेकंड, 2 सेकंड से 5 सेकंड के बीच और 5 सेकंड से 6 सेकंड के बीच रेस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः। तो टोटल डिस्टेंस यस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम t बराबर 2 × 6 सेकंड। तो 2 से 5 है, फिर 5 से 6 है, तो पूरी दूरी हम निकाल लेते हैं कि 2 से 6 के बीच कितना दूरी कवर करेगी। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन 2 to 6 सेकंड, मतलब 2 से 6 सेकंड में। तो ये यस आ जाएगी कितना, S1 + S2, ये समीकरण हो गया। अब फार डिस्टेंस S1, अब S1 के लिए, मतलब S1 के लिए 2 से 5 जो है उसके लिए, तो लेट u डैश बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 2 सेकेंड। तो कह रहा है अगर हम u डैश मान लें वेग उस कण का 2 सेकेंड के बाद, एंड a डैश इज द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन टाइम t, और a डैश त्वरण मान लें उस पार्टिकल का t समय पर, तो क्या होगा। तो देखिए 0 से 5 सेकंड के बीच, 0 to t बराबर 5 सेकंड। सिंस द पार्टिकल अंडरगो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इन द इंटरवल t बराबर 0 to t बराबर 5 सेकंड। ये कह रहा है कि वो कण जो है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, मतलब एक समान त्वरण से चल रहा है 0 से 5 सेकंड तक। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एक्सीलरेशन कैन बी ऑब्टेन्ड। अब अगर हम गति का प्रथम समीकरण लगा दें तो हम त्वरण को इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रथम समीकरण है v बराबर u + at, तो v बराबर फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, अंतिम वेग है, और u प्रारंभिक वेग है। तो 12 बराबर अंतिम वेग हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि वह रुक जाएगी, प्लस a डैश × 5, तो a डैश आ गया 12/5 बराबर 2.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इतने त्वरण से वो वस्तु चल रही है 0 से 5 सेकंड पर। अब अगेन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी गेट। अब दोबारा क्या करेंगे, फिर से हम वही गति का प्रथम समीकरण लगाते हैं। तो v बराबर u + at, तो v बराबर u हमारा। अब दूसरी बार में देखिए, दूसरी बार में ये कह रहा है u डैश द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर 2 सेकंड, 2 सेकंड के बाद। तो यहाँ पर देखिए जब 5 सेकंड में वस्तु ने या
कण ने इतना त्वरण प्राप्त कर लिया, तो अब इसके बाद 2 सेकंड बाद वेग क्या होगा। तो अगेन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी गेट, मतलब फिर से हम पहले इक्वेशन को लगा करके प्राप्त करेंगे v बराबर u प्लस at। तो u हमारा प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा, यहाँ भी देखिए 0 था, प्लस 2.4 a हो जाएगा और t 2 सेकंड हो जाएगा, तो आ जाएगा 4.8 मीटर प्रति सेकंड। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल बिटवीन टाइम 2 सेकंड टू 5 सेकंड इज। तो अब 2 से 5 सेकंड के बीच में 2 सेकंड में हमने निकाल दिया और ये त्वरण निकाल लिया। अब कह रहा है कि 2 सेकंड और 5 सेकंड मतलब कि 3 सेकंड वो चला, 2 से 5 के बीच में 3 ही सेकंड हुआ। तो 3 सेकंड में वो कितना दूरी चला, तो उसके लिए गति का दूसरा समीकरण लगा देंगे। तो S1 बराबर u डैश टी प्लस हाफ a डैश टी स्क्वायर। तो बराबर u डैश हमारा 4.8 आ गया, समय 3 सेकंड है, प्लस हाफ त्वरण हमारा 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया है, समय हमारा 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ गया 25.2 मीटर दूरी चलेगा 2 से 5 सेकंड के बीच में। अब फार डिस्टेंस S2, अब S2 डिस्टेंस तो दूसरी दूरी है, उसके लिए क्या है, तो लेट a डबल डैश बी द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल बिटवीन t बराबर 5 सेकंड एंड 10 सेकंड। अब 5 सेकंड और 10 सेकंड के बीच में त्वरण को a डबल डैश मान लिया है। तो अब देखिए फिर उसी तरह लगाएंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के पहले समीकरण से v बराबर u प्लस at वेयर v बराबर 0 एट द पार्टिकल फाइनली कम्स टू रेस्ट। अब यहाँ पर देखिए v बराबर 0 लिया जाएगा, इसलिए क्योंकि चलने में बाद में वो पार्टिकल मतलब कण रेस्ट मतलब स्थिर हो जाएगा। तो अब इस बार फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो 0 बराबर, अब ये देखिए जो ग्राफ बना है यहाँ पर स्पीड जो है मीटर प्रति सेकंड में, 5 सेकंड में यहाँ पर काटेगा तो मतलब 12 मीटर प्रति सेकंड का वेग है 5 सेकंड पर। यहाँ पर काटेगा क्योंकि लंब डालेंगे, तो 5 सेकंड पर स्पीड 12 मीटर प्रति सेकंड है, इसलिए समीकरण में 12 रख रहा है। इसलिए यहाँ पर देखें जो v बराबर u प्लस at लगाया गया है, तो फाइनल में चूंकि वस्तु स्थिर हो जाएगी तो फाइनल इनिशियल 12 मीटर प्रति सेकंड रख रहा है 5वें सेकंड पर। तो 5वें सेकंड पे ग्राफ में हमने देख लिया 12 मीटर प्रति सेकंड वेग है, तो 12 रख दिया, 5 सेकंड रख दिया, तो ये डबल डैश आ गया -12/5 बराबर -2.4 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब इसके बाद त्वरण में कमी आएगी, इसीलिए नेगेटिव साइन लगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन फर्स्ट सेकंड यानी बिटवीन t बराबर 5 सेकंड एंड t बराबर 6 सेकंड, मतलब 1 सेकंड में जब 5 सेकंड और 6 सेकंड के बीच 1 सेकंड का जो टाइम लगा उसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगी वो देखते हैं। तो S2 बराबर u डबल डैश t प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ये आ गया u हमारा 12 मीटर पर सेकंड है और ये t हमारा यहाँ पर देखिए 1 होना चाहिए, गलत लिख गया है, तो 1 होगा प्लस हाफ -2.4 अभी हमने त्वरण निकाला है, समय 1 सेकंड है, तो साल करने पे आ जाएगा 12 - 1.2 बराबर 10.8 मीटर। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड वी गेट, अब इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड से यस बराबर, अब जो दूरी है ये 10.8 मीटर आ गई और ऊपर 25.2 मीटर आई थी, 25.2 मीटर, तो इनको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 36 मीटर। तो इतना दूरी चलेगा पार्टिकल और एवरेज स्पीड होती है दूरी बटे समय, तो दूरी पूरा दूरी आ गई 36 मीटर और 4 बराबर दूरी बटे समय, समय 4 सेकंड, तो ये आ गया 9 मीटर पर सेकंड हमारी औसत चाल आ जाएगी। ये देखिए 2 सेकंड टू 6 सेकंड, तो अंतराल कितना है, 6 में 2 घटाएंगे तो 4 सेकंड, इसीलिए औसत चाल 4 सेकंड के लिए निकाली गई। तो देखिए औसत चाल 4 सेकंड के लिए निकाली गई है 9 मीटर पर सेकंड।
अब अगला क्वेश्चन आ जाता है 28 नंबर। इसमें देखिए कह रहा है कि एक विमीय गति में किसी कण का वेग समय ग्राफ चित्र में दिखाया गया। ये वेग समय ग्राफ है। इधर देखिए वेग दिखाया गया है, इधर समय दिखाया गया है। x t2 बराबर x t1 प्लस v t1 t2 t1 प्लस हाफ a t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। ए बी सी डी ई एफ यही सब दिया गया है। कह रहा है कि अक्ष द्वारा दिखाई गई बिंदुवत रेखा के बीच दर्शाए गए वक्र के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल ये दिया गया है, सब दिए गए हैं। तो पूछ कह रहा है एक विमीय गति में किसी कण का वेग समय ग्राफ चित्र में दिखाया गया है। नीचे दिए गए सूत्रों में t1 से t2 तक के समय अंतराल की अवधि में कण की गति का वर्णन करने के लिए कौन से सूत्र सही है, कौन से सूत्र सही है हमको बताना है। तो देखिए दिए गए ग्राफ का समय अंतराल t1 से t2 तक ढलान ना तो नियत है और ना ही एक समान है। t1 से t2 तक ना तो ये नियत है ना एक समान है। देखिए ऐसा बना है कि नियमित भी नहीं है, एक समान भी नहीं, मतलब सरल रेखा भी नहीं। इसका तात्पर्य है कि त्वरण ना तो नियत है और ना ही एक समान। अब इस तरह चल रहा है तो वेग में परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन नियत परिवर्तन नहीं है, इसलिए त्वरण तो होगा लेकिन त्वरण नियत नहीं होगा। इसीलिए कह रहा है कि इसका तात्पर्य है कि त्वरण ना तो नियत है और ना ही एक समान है। अतः संबंध ए बी तथा ई सही नहीं है। ए बी और ई क्योंकि इनमें देखिए त्वरण है, त्वरण है तो ए बी ई तो एकदम नहीं सही है कह रहा है। जो कि एक समान त्वरित गति के लिए है, जो कि एक समान त्वरित की गति के लिए होते हैं ए बी और ई। ये देखिए पहला गति का समीकरण है, ये जो है तीसरा जैसे लग रहा है और ये हमारा ये भी दूसरा जैसे लग रहा है। तो ए बी ई एकदम नहीं सही होंगे क्योंकि एक समान त्वरित गति के लिए है जबकि एक समान त्वरित गति नहीं। इनको देखिए मिलते जुलते हैं। यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, ये बी बराबर यू प्लस ए टी से मिलता जुलता है, ये बी एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से मिलता जुलता है। तो इसलिए ए बी ई गति के समीकरण ये दूसरे का मिला जुला रूप है, ये पहले का मिला जुला रूप है, ये भी दूसरे का मिला जुला रूप। तो ये एक समान गति के लिए है जबकि यहाँ पर त्वरण है वो भी एक समान नहीं है, तो ए बी ई गलत हो जाएंगे। परंतु संबंध सी डी तथा एफ सही है। सी डी और एफ सही है क्योंकि ये संबंध एक समान व असमान दोनों प्रकार की गतियों के लिए सत्य है। सी डी और एफ, सी डी एंड एफ ये सही है क्योंकि ये एक समान व असमान दोनों गतियों के लिए सही है। तो अब ये चैप्टर हमारा यहीं पर खत्म हो जाता है। अब ये देखिए ग्राफ असमान गति को कैसे बता रहे हैं। आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे वेक्टर वाला और प्रोजेक्टाइल मोशन और भी चैप्टर आएंगे तब ये फार्मूले जब मिलेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो आज बस यहीं तक।